जय भीम, मैं हूं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय भीम इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राणा दंपत्ति की बढ़ती लोकप्रियता के कारण दंपत्ति के राजनीतिक शत्रुओं ने अमरावती जिले में विभिन्न संगठनों से हाथ मिला लिया और दंपत्ति के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। साथ ही आरोप लगाया कि वे राणा दंपत्ति के छवि को खराब करने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाने और राणा दंपत्ति को बदनाम करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए फासे पारधी समाज ने स्वाभिमानी भाव मोर्चा का आयोजन किया। राणा दंपत्ति के लिए समाज सड़कों पर उतर आई है। नाही आलो, फक्त आम्ही रविभाऊ राणा आणि नवनीत राणा या दोघांना सहमत देण्यासाठी आलो आहे। कारण आतापर्यंत जे या सरकारपर्यंत आतापर्यंत आमच्या समाजाचं या फासे पारधी समाजाचं आतापर्यंत संसदमध्ये किंवा कोणत्याही न्यायालयामध्ये आतापर्यंत आमच्या समस्या कोणी मांडलेल्या नाही आहे। पण हे नवनीत राणा आणि रविभाऊ राणा हे दोघं आमच्या लोकांच्या जे आदिवासी किंवा गोरगरीब लोकांच्या समस्या जे संसदपर्यंत पोहोचवतात आणि जे लोक काही लोक त्यांच्याच याच्यामध्ये जे विरोधच करतात त्यांना आम्ही निषेध करतो, यांना समर्थन करतो। कारण आतापर्यंत जे आमचे सरकार होऊन गेले एवढे मोठे, पण कोणत्याही सरकारमध्ये संसदमध्ये आमचा न्याय मांडण्यासाठी कोणीही आतापर्यंत वार झालेलं नाही आहे। तरी आमचे हे दोघंही आमच्या समस्या मांडतात आणि टांड्यापर्यंत बेड्यापर्यंत हे आमच्या घरी येऊन बघतात। त्यासाठी आम्ही समर्थन देण्यासाठी आलो आहे। बाकी माझं नाव आहे वहिता रामेश्वर पवार। मला असं वाटते की आमचे कामं करत असताना त्याच्यावर लय अत्याचार होत आहे आणि न अत्याचार होण्यासाठी आमचे कामं जे आलेले आहे, जे आमचे कामं होणार आहे ते कामं आले नाही पाहिजे यासाठी आम्ही इथे येऊन बसले आहे। रवी राणा आणि रवनीत राणावर लय लोकांची एकदम हे होऊन राहिली। त्यासाठी आम्हाला असं वाटते की त्याच्यावर कोणता दोष न येता आणि त्याच्यावर कोणता न ऑब्जेक्शन येता आमचं काम चांगल्या प्रकारे व्हा असं वाटते। की आमचं जे जमिनीचे पट्टे, घरकुलचे पट्टे असे कुक्कुटपालनचे आलेले आहे ते आमचे कामं करते रवी राणा आणि रवनीत राणा मॅडम। असं आमचं म्हणणं आहे की त्याच्यावर दोष न येता असं धन्यवाद करतो। वहिता रामेश्वर पवार। 13 मई को सोशल मीडिया पर अक्षय पोस्ट वायरल होने के कारण दो गुटों में तनाव के कारण सांप्रदायिक दंगे और पथराव हुआ। अकोला शहर में धारा 144 लगा दी। साथ ही विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन नारी शक्ति फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष सुमैया अली ने किसी भी राजनीतिक दल ने बिना राजनीति के सामाजिक कार्य करने की अपील की है। शक्ति सेवा फाउंडेशन और फाउंडेशन की तरफ से ये आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अकोला में देर रात जो घटना हुई है बहुत ही निषेधार्थ है और हम सभी इस घटना का निषेध करते हैं। और इस घटना को लेकर जो कुछ लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, मैं सभी लोगों से विनती करती हूँ कि ऐसी गलत अफवाहों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि अकोला में फ़िलहाल शांति बनी हुई है और आगे भी शांति बनी रहेंगी इंशाअल्लाह। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, उसी प्रकार से हिंदू भाई मुसलमान भाइयों की ईद मिलन प्रोग्राम में शरीक होते हैं और मुस्लिम दिवाली के अवसर पर उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब हमारी हमेशा बनी रहेगी। और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है बाखूबी और मामले को कंट्रोल में किया है, उसी प्रकार से मीडिया ने भी पूरी तरह इस मामले में सहयोग किया है। तो मैं आगे भी पुलिस प्रशासन से ये विनती करती हूँ कि जो लोग वाकई में इस मामले के दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिनका कोई कसूर नहीं है उनको तकलीफ़ ना हो। और इसी प्रकार से मैं सभी राजकारणी लोगों से ये विनती करती हूँ कि इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार का राजकारण ना करें, क्योंकि इस वक्त हमें समाजकारण करने की ज़रूरत है और एक साथ सभी को सामाजिक दृष्टिकोण से साथ आकर शांति का मैसेज देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। तो मैं आप लोगों से नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन के माध्यम से ये विनती करती हूँ कि आप लोग आपस में शांति बनाए रखें और ऐसे ही आपसी भाईचारे को कायम रखें और अकोला में शांति रहने दें। धन्यवाद।
कोल्हापुर जिला शिरोल तहसील दानवाड़ा बुद्ध विहार में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आयोजित भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से बाल सामनेर शिविर संपन्न हुआ। 5 दिन हुए इस शिविर को भंते सुमेध बोधी इन्होंने सुबह सवेरे बुद्ध वंदना पंचशील त्रिशरण पठन किया। 75 से ज़्यादा बाल बच्चों ने इस शिविर में भाग लिया था। इकडे काय इकडे बघायला पाहिजे नाही परत एकदा दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा शाखा तालुका शिरोळ आणि जिल्हा कोल्हापूर यांच्या अंतर्गत दानवाड या ठिकाणी दिनांक 10 मे ते 14 मे या 5 दिवसीय बालसामने शिबिर आम्ही आयोजित केलं होतं। या शिबिरासाठी भंते सुमेध बोधी यांचं खूप चांगलं असं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे। त्याचबरोबर तालुक्याचा इतका मोठा प्रतिसाद होता, तालुका आणि जिल्हा यातले पूर्णपणे 76 श्रावणेर या शिबिरासाठी बसले होते आणि सर्वच मुलं जे आहेत ते अत्यंत चांगल्या प्रकारे सुमेध बोधी यांनी त्यांना मार्गदर्शन केलं आहे। यामध्ये सकाळी 4:30 वाजता त्या मुलांना उठवून त्यांचं नंतर अन्नपान आणि अन्नपाननंतर पूर्ण गाथा पठण व्हायच्या आणि त्यानंतर भंतेजींचं प्रवचन व्हायचं। त्याबरोबर केंद्रीय शिक्षक यांनी सुद्धा खूप मोलाचं सहकार्य या शिबिरामध्ये केलं आहे आणि हे शिबिर निर्माण होण्यासाठी किंवा हे शिबिरासाठी खूप मोठं योगदान म्हणजे दानवाड गावच्या ग्रामस्थांचं आहे। कारण प्रत्येक घरटी ग्रामस्थ हे या शिबिरासाठी झोकून देऊन काम केलं आहे। त्याबरोबर त्या मुलांचं भोजन असेल, फलाहार असेल, या सगळ्या गोष्टी दानवकरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पार पडल्यामुळेच हे शिबिर चांगल्या प्रकारे यशस्वी झालेलं आहे। तसेच याबरोबर केंद्रीय शिक्षक असतील, समता सैनिक दलाचे सैनिक असतील, ह्या सर्वांनीच तसे शिरोळ तालुक्याचे सर्व कार्यकारिणी या सर्वांनी मोठं आपलं योगदान दिल्यामुळे हे शिबिर यशस्वी झाले आहे। अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के अध्यक्ष और महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन के मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय भदंत महाथेरो आनंद जी से विशेष मंगल कार्य हेतु गुजरात के दौरे के दौरान हुई मुलाकात के कुछ अंश। वर्तमान सरकार के कुछ मंत्री तथा ब्राह्मणवादी कथावाचकों द्वारा हिंदू राष्ट्र की अफवाह करने वाले और भारत के संविधान को बदलने की बात करने वाले मनुवादी व्यवस्था के पालक और मालक इनके मंसूबे का हर हाल में मुकाबला किया जाएगा, ऐसी बात मुलाकात के दौरान उन्होंने कही। ताकसांडे जी अहमदाबाद के आगमन पर मैं आपको, आपके दर्शकों को, आपके जुड़े हुए इष्ट दोस्तों को शुभकामना प्रदान करता हूँ। जहाँ तक वर्तमान समय का प्रश्न है, ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि चौराहे पर जैसे कोई चीज पड़ी हुई है और लोग उसको अपने अपने ढंग से इधर उधर खींच रहे हैं। यानी हमारे देश की जो आज़ादी थी, हमारे देश की स्वतंत्रता थी, संविधान ने आम लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिया है, वो संविधान के राइट मिलने के बावजूद भी आज इस तरह के माहौल पैदा हो गया है कि व्यक्ति उन सारी चीज़ों से अलग हट करके एक ऐसी बात पर उतारू हो गया है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि कुछ साधु संत भी कह रहे हैं और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, वो तो एक बात ये कहती है कि जो गोली से नहीं मानेगा तो गोली से मानेगा, मैं जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। एक सन्यासी जो अपनी साधना के लिए माना जाता है, सन्यासी इस तरह की बात कह रहा है और जब बोलता है तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे मान लीजिए वो कोई सन्यासी न हो करके कोई जो खलनायक है
जो हीरो के सामने इस तरह की बात कर रहा है। जब से हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, मैं अदालत पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अदालत का ही पहले कहना था कि अदालतों में फैसले जो होते हैं एविडेंस के आधार पर होते हैं, सबूतों के आधार पर होते हैं। लेकिन बाद में ये कहा गया कि भावनाओं का संबंध है, भावनाओं का प्रश्न है, तो वो जो है फैसला दिया गया राम के हक में दिया गया। मैं सारे देश के लोगों से पूछता, राम कभी आए नहीं, राम ने कोई वाद दायर नहीं किया, राम ने कभी कोई गवाही दी, राम ने कभी कोई हाजिरी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी केस चला और लोगों ने कहा कि राम वही पैदा हुए, राम वही पैदा हुए। इतिहासकारों का कहना यह था कि राम यहाँ पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जिस जनमत की थी, जिस सरकार की थी, जिस भीड़ बनते वर्तमान परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है, तो भारत के संविधान अमल में आने के पहले जो वैदिक शासन था, वैदिक धर्मों के शास्त्रों के अनुसार जो शासन चल रहा था, तो इस देश के लोगों को कितने अधिकार मिले और संविधान के बाद जो अधिकार मिले, इसमें आप क्या तफावत समझते हैं? मैं इसी बोर्ड पर आने वाला था। मैंने इससे पहले 3 शब्द इस्तेमाल किए। वर्तमान प्रधानमंत्री अंधा है, बहरा है, गूंगा है, क्योंकि जो हो रहा है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और जो लोग सुना रहे हैं उसे वो सुन नहीं रहा है, और जो कुछ घटना घटित हो रही हैं उनके ऊपर वो बोल नहीं रहा है। जहां तक आपने ये प्रश्न किया, इस प्रश्न के संबंध में मेरी सिर्फ एक ही बात है, सबसे ज्यादा मनुस्मृति शासन में, वैदिक संस्कृति में नारी को गुलाम बताया गया, यानी किसी भी तरीके से उसका कोई हक नहीं था। यहां तक कि अगर उसका पति मर जाता था तो उसको जिंदा ही जला दिया जाता था। यहां तक कि जातवाद का इतना प्रकोप था कि आदमी आदमी की छाया से नफरत करता था। यहां तक कि महिलाएं जो है मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, यहां तक महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती थी, महिलाओं को वो अधिकार नहीं थे जो आज मिल रहे हैं, और जो अगर अधिकार आज मिल रहे हैं वो सब भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। भारत का संविधान नहीं होता तो आज देश की कोई भी नारी राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, स्पोकमैन नहीं बन सकती थी, मंत्री नहीं बन सकती थी, IAS PCS अफसर नहीं बन सकती थी, मिलिट्री में नहीं जा सकती थी। ये सारी बातें जो है संविधान के द्वारा है, और ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार देश को चलाने वाला संविधान है। इस संविधान को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर को डिबेट में जितनी परेशानी हुई, जितनी तकलीफ हुई, कितने लोगों ने प्रश्न किए होंगे, कितने लोगों ने विरोध किया होगा, कितने लोग वो चाहते नहीं होंगे। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल की बात की थी तो बात मानने की तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। मैं ये कह सकता हूँ, भारत का संविधान अगर इतना मजबूत नहीं होता तो इतने बरस तक इस देश का लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होता। इसमें कुछ जब से सिर्फ रे लोगों का प्रवेश हुआ है, सत्ता में जो लोग आए हैं, सत्ता के नशे में जो लोग चूर है, हालांकि वो संविधान बना नहीं सकते, समय समय में कहते हैं हम संविधान में परिवर्तन करेंगे। वो इस बात को कह करके टेस्ट करते हैं कि हमारे देश में क्या रिएक्शन हो रहा है, कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, या कौन लोग क्या कहना चाहते हैं। जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है।
जनहित में जारी। काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार जय भीम इंडिया में स्वागत है। मराठी इंसान का उद्योग व्यवसाय बढ़ाने के बारे में मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कोल्हापुर केशवराव भोसले नाट्यगृह में मेलावा संपन्न हुआ। मेलावा के बारे में मान्यवर लोगों ने मार्गदर्शन किया। होम मिनिस्टर फेम आदेश खांडेकर, संग्राम पाटिल, संजय वेदक, मनोहर पेडनेकर, किशोर साठे, बाबा खोड़वे, राजन चंगुले इनके हाथों सामाजिक कार्य किया। उद्योजक अजय सिंह देसाई, वैशाली जाधव, उदय लोखंडे, सौरव यादव, सोनाली चिपड़े इनका मराठी उद्योग भूषण पुरस्कार से सम्मान किया गया। त्यांनी आज आम्हाला असं आमच्या म्हणजे कर्तृत्वाला वाव देऊन, कर्तृत्वाला थाप देऊन आमच्या कर्तृत्वाची आणि दातृत्वाची खरोखर तुम्ही चीज केलं, त्याबद्दल सर्व अवॉर्डीच्या वतीनं मी मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अधिक आभार मानतो। प्रत्येक अवॉर्डीच्या बरोबर त्यांचे सहचारणी किंवा मिस्टर देखील आलेले आहेत, कारण एक लक्षात घ्या, या अवॉर्डीच्या प्रत्येक अवॉर्डीच्या परफॉर्मन्समध्ये किंवा त्यांच्या कर्तृत्वामध्ये त्यांच्या लाईफ पार्टनरचा देखील तेवढाच सहभाग आहे। आणि म्हणून मी इथं उपस्थित असलेल्या सर्वांना विनंती करेन की आपण त्या लाईफ पार्टनर्स करता वेगळी टाळी वाजवून त्यांच्या कौतुक केलं पाहिजे। बऱ्याच गोष्टींची आवश्यकता एकत्रित करावी लागते, पण त्यानंतर आपल्याला जे सक्सेस मिळू शकतं। त्यामध्ये एक महत्वाचा गुण असतो, तो म्हणजे पेशन्स लागतो खूप, आणि जो आपल्या मराठी माणसांच्या मध्ये कमी असतो। कारण कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये ग्राहकाला सॅटिस्फाय करणं इतकी सोपी गोष्ट नसते, कारण नेहमी कॉन्ट्रॅक्टर आणि जो मालक असतो त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात वादाचे प्रसंग उद्भवलेले आपल्याला जाणवत असतात। म्हणजे 80-90% ठिकाणी ही गोष्ट जाणवते, परंतु आपण ते 100% त्याचं समाधान करणं, नंतर त्यांना आपण केलेल्या प्रॉडक्टचं सर्व्हिस देणं हा एक मोठा विषय असतो आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये। काही गोष्टी उद्भवत असतात, त्याला आपण सर्व्हिस देता आली पाहिजे, म्हणजेच काय तो क्लायंट आपल्याला कॉमर्सच्या माध्यमातून ही सगळी मंडळी जी काही झटतायत, मी नाना आहेत, पेडनेकर साहेब आहेत, या ठिकाणी प्रत्येक ही सगळी टीम ध्यास घेतल्याप्रमाणे महाराष्ट्र पिंजून करतायत आणि वाक्य एकच आहे त्यामध्ये, जरा जग जिंकूया आणि आपलं प्रोडक्ट जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवूया। आणि त्यासाठी मी स्वतःही, कारण मी आज खूप धावतोय, खरंच मी सांगलीत होतो, सकाळी शूटिंग केलं, शूटिंग करून इकडे आलो। आज एका माऊलीला भेटलो, जिला पैठणी दिली, वटपौर्णिमेला तुम्ही एपिसोड बघा की काय थक्क करणाऱ्या त्या माऊली आहेत। एक पनवेल मधल्या आम्हाला सत्कार, आणि त्यांनी त्यामध्ये आम्हाला मराठी उद्योग भूषण म्हणून त्याच्यामध्ये माझं एक नाव घेतलं, त्याच्याबद्दल मनस्वी आभार। या सर्वांचं वर्णन, आनंद, अभिमान, समाज हे समजत नव्हतं मला। हे सगळे शब्द अतिशय अपुरे आणि तोकडे आहेत। या मागच्या माझ्या भावना अतिशय शब्दातीत आहेत, आणि ही जेव्हा मला बातमी कळली तेव्हा असं वाटलं की आजवरच्या सगळ्या आपल्या कष्टांचं चीज झालं। कोणीतरी बाहेरून येऊन आपण केलेल्या कष्टाचं, प्रयत्नांची पावती देते कष्टाला, आणि त्याचं कौतुक। अमरावती जिले के मोजरी में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा आयोजित नौकरी महोत्सव का आयोजन किया गया। जॉब फेयर को जबरदस्त रिस्पांस मिला। इस जॉब फेयर में विभिन्न 60 कंपनियों ने उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। कई युवक युवतियों की इंटरव्यू देने के लिए भीड़ लग गई। इस नौकरी पर्व के मौके पर ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों में काफी उत्साह दिख रहा था। हाथ वर करा। अच्छा, व्हेरी गुड। म्हणजे ट्रेनिंग अटेंड न करणारी लोक पण आलेली आहे, हो ना? तुम्हाला इंटरव्ह्यू द्यायचे आहेत, आणि जे इथे नाही देऊ शकले त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा आम्ही 29 तारखेला अमरावतीमध्ये देखील ही व्यवस्था केलेली आहे। टाटा मोटर्स इथे आहे, बैद्यनाथ आहे, जस्ट डायल, ॲक्सिस बँक, बजाज, लक्ष्मी ॲग्री, SIS, ICICI, लाइट हाउस, ॲपको, सहयोग बैंक, यूनो मेंडा, BSA कॉर्पोरेशन, एंड्योरेंस,
अजून भरपूर सारे फर्टिलायझर्स काय आहे म्हणजे ॲग्रिकल्चर असो, तुम्ही 10वी 12वी असो, तुम्ही 11वी असो, तुम्ही इंजिनियर असो, सगळ्या उपलब्ध इथे आहेत. तुम्ही इंटरव्ह्यू द्या. बघा 100% तुम्हाला नोकऱ्या लागन असं मी म्हणत नाही, पण हा इंटरव्ह्यू तुमच्या पुढच्या नोकरीला तुम्हाला नक्कीच कामात पडेल. आणि नाही नोकऱ्या करायच्या, तुम्ही IASच्या परीक्षा द्या, UPSCच्या परीक्षा द्या, MPSCच्या परीक्षा द्या, SSBच्या द्या. तर तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात, तुमचं पण खरोखर अभिनंदन करते. आणि करायचं बेटा, स्वतःच्या मनामध्ये कॉन्फिडन्स आणायचा आणि बोलत राहायचं, काम करत राहायचं. आणि एखाद्या याच्यामध्ये अपयशी ठरलात तर परत पुन्हा करायचं, पुन्हा सकाळी उठायचं, पुन्हा परत इंटरव्ह्यूची तयारी करायची, पुन्हा त्या ठिकाणी नोकरी मागायची, एखादा धंदा टाकून बघायचा. जसं शेतीला जोडधंदे तसं नोकरीला पण जोडधंदा हवा. भारत माता की. महाराष्ट्र सरकार माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर में पाली विद्यापीठ का निर्माण एवं बोध गया में भारतीय बौद्धों को रहने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सदन का निर्माण करने के लिए भदंत हर्षबोधि महास्तवीर बोध गया के प्रमुख उपस्थिति में निवेदन दिया गया. माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने बहुत जल्द बोध गया में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सदन का निर्माण करेंगे ऐसा आश्वासन दिया. इस विषय पर शिष्टमंडल के माननीय डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम ने अधिक जानकारी साझा की है. देखते हैं उन्होंने क्या कहा. देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के सेवानिवृत्त कुलगुरु कुलसचिव डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम ने निवेदन किया और मांग की है कि नागपुर में बौद्ध पाली विद्यापीठ बनाया जाए, निर्माण किया जाए. इस संदर्भ में अपन सर से बात करेंगे. सर, वो निवेदन किस संदर्भ में था, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के जो दर्शक हैं उनसे साधुवाद प्रस्तुत करता हूं. और आपने जो सवाल किया है उस सिलसिले में कल हम भदंत हर्षबोधि जी इनके नेतृत्व में नागपुर के आम्बेडकरी मूवमेंट के जो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को हमने अपना एक मेमोरेंडम दिया. और उस मेमोरेंडम के साथ में हमने उनके साथ में एक डिटेल में वार्तालाप किया, डिटेल में उनके साथ बात की. उसमें हमारी पहली मांग ये थी, उसमें हमारी पहली ये मांग थी महाराष्ट्र में पाली और बौद्ध विद्यापीठ की स्थापना महाराष्ट्र शासन ने करनी चाहिए. ये मांग जो है एक काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं. उसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसका विवेचन हमने माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा. पूरे देश में संस्कृत भाषा के पूरे 14 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं. इतना ही नहीं, 4 यूनिवर्सिटीज़ है. हमारे यहाँ नागपुर में रामटेक में कवि कुलगुरु संस्कृत विद्यापीठ है. लेकिन जो भारत की सबसे पुरातन भाषा है, जिस भाषा का उपयोग करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने विचार और अपनी तत्वज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया, वो जो भाषा है, जो यहाँ की सही में मूल भाषा थी, उस भाषा के विकास के लिए, संशोधन के लिए, अध्ययन के लिए और भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के अध्ययन के लिए या संशोधन के लिए एक विश्वविद्यालय देश में बनाया जाए, ये मांग काफ़ी दिनों से इस देश में चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो पूरे देश में लागू की गई है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि संस्कृत के साथ साथ जो भी यहाँ की पुरातन भाषाएं हैं उस भाषाओं का विकास करें, उसके एक राष्ट्रीय संस्थान का निर्माण करें, विश्वविद्यालय का निर्माण करें. ऐसे उन्होंने रिकमेंडेशन किया, जो रिकमेंडेशन केंद्र सरकार ने मंजूर किया हुआ है.
तो हमारा एक कहना है कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको अगर आपने एक्सेप्ट किया, उसको मान्य किया, तो उसके रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर एक पाली यहाँ बौद्ध विद्यापीठ जो है उसका निर्माण होना चाहिए। और हमारा आग्रह ये था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पे 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और दी, और ये पूरे नागपुर को जो है ये पूरे वर्ल्ड के नकाशे पर पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य उन लोगों ने किया। तो हमारी मांग थी कि महाराष्ट्र में जो है वो पाली या तो बौद्ध विद्यापीठ जो है उसकी स्थापना गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, और इसकी शुरुआत जो है वो सरकार ने इस साल करनी चाहिए। हमारी मांग उनके सामने हमने रखा। दूसरी मांग जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि बौद्ध गया में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन की, महाराष्ट्र शासन के भवन की एक निर्मित हो। उसके पीछे की एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि भी हमने उनके सामने रखा। माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अयोध्या में जो महाराष्ट्र से जो भाविक जाएंगे तो उनके रहने के लिए या उनके रुकने के लिए वो वहाँ पर एक महाराष्ट्र भवन का निर्माण करने की घोषणा उन्होंने की। महाराष्ट्र के नागरिक अपनी उपासना के हेतु पूर्व अपने श्रद्धा के लिए अगर पूरे देश में जहाँ भी जाते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं है। तो अगर आप अयोध्या में भी अगर ऐसी व्यवस्था करते हैं लोगों की, तो उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, तो कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री का जो सार्वजनिक धर्म है वो सार्वजनिक धर्म नहीं होता। तो इसलिए उन लोगों ने सभी धर्म के बारे में समान भाव रखने की बहुत आवश्यकता होती है, उसे सेकुलर कंट्री कहते हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि यहाँ पर जो भगवान गौतम बुद्ध का जो तत्वज्ञान है, उनका धर्म है, उसकी जो शुरुआत जिस बौद्ध गया में हुई, या भगवान गौतम बुद्ध को बुद्धत्व जो भूमि में प्राप्त हुआ, या उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वो ज्ञान से उन्होंने विश्व के तमाम जो मानव है वो मानव को दुख मुक्त करने का कार्य किया है। इसलिए बौद्ध गया जो है विश्व के तमाम बौद्धों का एक प्रकार का वो मक्का मदीना है, विश्व के तमाम बौद्धों का वो जेरूसलम है। तो इसलिए ये पवित्र स्थल जो है जहाँ पर पूरे विश्व के बौद्ध जो है वहाँ पर आते हैं, और महाराष्ट्र के बौद्ध जो है बड़े पैमाने पे बौद्ध गया में जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बौद्ध गया में हम भदंत हर्षबोधी जी के नेतृत्व में अभी एक पिछले बौद्ध जयंती को एक संगादान परिषद वहाँ पर हुई थी, जहाँ हजारों बौद्ध भिक्षु वहाँ पर उपस्थित थे। मैंने उस समारोह की अध्यक्षता की थी। तो हमने देखा कि वहाँ के सारे जो होटल्स है, यहाँ जहाँ रहने की जो मॉनेस्ट्रीज है, वो मॉनेस्ट्री में कहीं पर भी महाराष्ट्र के लोगों को रुकने की व्यवस्था नहीं है। या वो उनको अगर वहाँ के अध्ययन करना है या उन्हें कुछ वहाँ बौद्ध गया के बारे में कुछ संशोधन भी करना है, तो उनके रुकने की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। तो जब महाराष्ट्र के जो लोग, कितने लोग हर साल बौद्ध गया में जाते हैं, तो हमने जब इसका जायजा लिया तो 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो केवल महाराष्ट्र से, पूरे विश्व से तो लाखों लोग हर साल जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से जो है वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हर साल बौद्ध गया में जाते हैं। तो और ये माननीय नितिन गडकरी साहब ने जो बौद्ध सर्किट बनाया हुआ है कि जितने भी बौद्ध स्थल है उसको रस्तों से जोड़ने का काम किया है, फिर सांची, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनारा, तो उससे लोग जो है, लोगों का वहाँ तक पहुँचना, बौद्ध गया में जाना अभी बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे हालत में लोगों की, जाने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
तो वहाँ पर जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर जो धर्मांतर किया था, तो लाखों लोग जो है यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट जो है वो महाराष्ट्र में। तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र के ज़्यादा लोग ज़्यादा पैमाने में बौद्ध गया में जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी होती है, नैतिक जिम्मेवारी, कि हमारे राज्य के लोग जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वो लोग ज़्यादा के ज़्यादा संख्या में अगर बौद्ध गया में जाते हैं तो उनकी रुकने की व्यवस्था जो है हमने करनी चाहिए। जैसे आपने तमाम राम भक्तों की व्यवस्था अयोध्या में करने की आपने अगर घोषणा की, तो इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में मुख्यमंत्री की ये भी जिम्मेवारी बन जाती है कि उन्होंने इस देश के, इस राज्य के बौद्धों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसलिए हमने उसमें सविस्तर उनसे बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जगह वगैरह मिलेगी। हमने कहा कि अब राज्य सरकार ने अगर गवर्नमेंट को अगर एप्लीकेशन किया तो वहाँ पर जितनी मॉन्यूस्ट्री बनी हुई है, 7 देशों की मॉन्यूस्ट्रीज है, तो वो सारी ज़मीन वहाँ पर लीज पर है। आप लोग लीज पर ज़मीन मांग सकते हैं और वहाँ निर्माण कर सकते हैं। वह ऐसे वास्तु का निर्माण हो कि जहाँ पर एक मॉन्यूस्ट्री हो, भगवान गौतम बुद्ध की विशाल वहाँ मूर्ति हो, लोगों को रुकने की वहाँ पर सुविधाएं हो। और ऐसा केंद्र आपने बनाना चाहिए महाराष्ट्र का कि डॉक्टर बाबा साहब को अभिप्रेत जो बौद्ध धम्म है, उस बौद्ध धम्म को हम लोग बौद्ध गया के क्षेत्र से पूरे विश्व में फैलाने का एक केंद्र बनाने का काम महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। ये मांग हमने उनके सामने रखी हुई है। उन्होंने उस मांग को जो है वो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी मांग रखी है। हमने उन्हें ये भी कहा कि इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। जो नियर अबाउट 50,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा जो लोग हमारे भाविक बौद्धजन वहाँ पर जाते हैं हर साल, तो वो कहीं ना कहीं होटल में रुकते ही हैं। तो उनके साथ एक रिजनेबल अपन लोगों ने जो भी भाड़ा होगा उनसे लेना चाहिए अगर महाराष्ट्र के लोग जाते हैं। और फिर जो महाराष्ट्र नहीं है, और जब तुम्हारे वहाँ पर भवन अगर खाली रहा तो आप दूसरे लोगों को भी वहाँ पर ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। उससे जो भी आपको प्राप्ति होगी उससे उसका मेंटेनेंस हो सकता है और उल्टा उससे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये लॉस में नहीं जाएगा आपको वाला। तो आपने ये हमारी भूमिका करके, महाराष्ट्र की लोगों की ये हमारा कर्तव्य करके, ये हमारी जिम्मेवारी करके, आप लोगों ने जिस वक्त अयोध्या में महाराष्ट्र सदन का निर्माण होगा उसी वक्त बौद्ध गया में भी उस बात का निर्माण होना चाहिए। और आपने लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि ये यहाँ की सरकार केवल एक धर्मी नहीं है। तो हमारे यहाँ की सरकार ये सेकुलर गवर्नमेंट है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। जैसा हम अयोध्या में महाराष्ट्र भवन बनाए, वैसा ही भवन हम लोग बौद्ध गया में भी बनाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी करती है। उन्होंने इस हमारे मांग को मान्य किया और उन्होंने कहा कि इसका हम लोग स्वागत करते हैं और इस मांग को पूरी करने के लिए सरकार जोर से कदम बढ़ाएगी। आपने ये निवेदन नागपुर में दिया। जैसे बौद्ध अनुयायी जो है वो बुद्ध गया के साथ नागपुर में भी हजारों की नहीं तो लाखों की संख्या में आते हैं। ना कि सिर्फ बुद्धिस्ट लोग बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी अपने ही देश से नहीं तो विदेश से भी आते हैं। और 14 अप्रैल को लाखों की संख्या में अपने धम्म जयंती के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग नागपुर में रुकते हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में, नागपुर में भी उनके रहने की व्यवस्था की जाए। और हमारी संस्कृति जो बोलती है अतिथि देवो भव, अगर हम दूसरे राज्य में महाराष्ट्र के लोगों की रुकने की व्यवस्था की डिमांड कर सकते हैं तो नागपुर में भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो नागपुर में भी हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, तो ये सही बात है। हम तो कई दिनों से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। मैं तो डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज में 1983 को मैं प्रेसिडेंट था। हमसे हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि वो दीक्षा भूमि में ही हम अगर पूरे देश के गुरुद्वारा और बड़े मस्जिद को अगर देखेंगे, घूमेंगे, तो अपने ध्यान में आएगा कि लोगों के रहने की व्यवस्था ही उसी जगह पर की जाती है। तो बड़े बड़े गुरुद्वारा देखिए, आप नांदेड़ का गुरुद्वारा देखिए, नासिक का गुरुद्वारा देखिए, तो वहाँ बड़े बड़े गुरुद्वारा में लोगों को भाविक रहने की व्यवस्था पहले कर जाती है। हमारे दीक्षा भूमि पर हमको ये अपेक्षित था। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बुद्धिस्ट सेमिनरी जो है हम लोग बनाना चाहिए और पूरे विश्व के बौद्ध अगर नागपुर में अगर कहीं आते हैं दीक्षा भूमि के दर्शन के लिए तो उनकी एक रहने की व्यवस्था हो। लेकिन वहाँ पर रहने की व्यवस्था करने के बारे में प्रस्ताव जो है वो वहाँ की जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति है, स्मारक समिति ने सरकार को देना चाहिए। सरकार के ही
निधि से वहाँ पर दीक्षा भूमि में बौद्ध स्तूप बना हुआ है, बड़ा बांधकाम हुआ है, वहाँ पर एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह का भी बांधकाम हुआ है। तो 2 चीज़ों का बांधकाम सरकारी निधि से हुआ है। तो जब तक स्मारक समिति इस बात का प्रस्ताव नहीं देगी तो तब तक जो है वहाँ पर जो है वो भवन का वो लोग निर्माण कर नहीं सकते। लेकिन स्मारक समिति क्यों नहीं चाह रही कि भाई वहाँ पर एक यात्री निवास बने, लोगों की रुकने की व्यवस्था हो। हम लोग कई दिनों से स्मारक समिति को भी इस बात की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो जो है एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट होने से सारी ज़मीन जो वहाँ की उन्होंने वो ट्रस्ट को दिया हुआ है, तो ट्रस्ट की ये मांग होती। दूसरा मैं मुद्दा यह रखना चाहता हूँ कि ड्रैगन पैलेस में सुलेखाताई कुंभारे ने इस बात को मांग की थी कि हम लोगों ने यात्री निवास की हमारे सरकार ने हमको यहाँ पर निधि देना चाहिए। और वो वहाँ पर सुलेखाताई कुंभारे की मांग जो है, वहाँ पर जो पिछले अभी जो फंक्शन हुआ था धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का, वहाँ सीएम ने उस मांग को पूरा किया है और वहाँ एक यात्री निवास का निर्माण ड्रैगन पैलेस में हो रहा है। तो हमारा कहना है कि जब ड्रैगन पैलेस में यात्री निवास का निर्माण अगर हो सकता है तो दीक्षा भूमि पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रस्ताव जिस वक्त स्मारक समिति को हम लोग कहेंगे कि आप ऐसा प्रस्ताव जो है वो सरकार को, तो सरकार निधि देने को तैयार है ना। जब तक आप प्रस्ताव नहीं रखोगे तो कैसा होगा। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, नैतिक जवाबदारी जो है, वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जय भीम इंडिया में। जय भीम।